नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हमारी मुलाकात 2 दिनों बाद हो रही है आपसे क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की व्यस्तताएँ थीं स्कूल में, इसलिए जो है न तो 26 जनवरी को और न ही 25 जनवरी को कोई मुलाकात हो पाई, है ना? तो ये जो सीरीज़ हम लोगों की चल रही है प्रैक्टिस सेट वाली जीडी के लिए, तो ये अगला सीरीज़ है। आइए देखते हैं। उम्मीद है कि हमारा जो ये सीरीज हम लोग जो चला रहे हैं, ये आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा होगा। परीक्षा की तैयारी के लिए जो है उत्तम साबित हो रहा होगा, है ना? चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, थोड़ा सा ऐसे प्रश्नों में कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले आप प्रश्न को ठीक ढंग से जान लें कि प्रश्न क्या कह रहा है ना? नहीं तो वो आप गलती कर देंगे और कहेंगे सर तो बताया ही नहीं कि प्रश्नों को कैसे पहचाने, है ना? देखिए, क्या होता है कि कई बार आदमी ये सोच लेता है कि बस पूछा कुछ और जा रहा है लेकिन सोचे आप कुछ और लेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, इस पे फोकस करना है। पहली महिला अध्यक्ष ये पूछा जा रहा है, यह नहीं पूछा जा रहा है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, दोनों शब्दों में अंतर है। पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, दोनों शब्दों में अंतर है। अंतर क्यों है? क्योंकि एक महिला है तो कहीं से भी हो सकती है, विश्व के किसी कोने से, और एक केवल भारत की हो सकती है जो भारत की निवासी हो। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन में क्या है? आसफ अली, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या फिर उषा मेहता। आप बताइए। तब तक मैं बताता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप जानते ही हैं। 1885 में स्थापना हुआ, है ना? 1885 में इसका स्थापना हुआ। WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर मैं यही कहूं कि मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, एओ ह्यूम जानते ही हैं, एओ ह्यूम की भूमिका थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में, है ना? अब यहाँ पे कहा गया है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए, पहली महिला अध्यक्ष आप गलती से भी सरोजनी नायडू को नहीं लगाएंगे। कौन है? एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और आप जानते हैं कि एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली महिला थी? आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड की। और एक थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई महिला थी, जिसका जो स्थापना था 1875 में अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। उसकी एक कार्यकर्ता थी, सदस्य थी ये। तो ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता की, किसकी? कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है, आयरलैंड की रहने वाली थी ये। ठीक, और इनकी भूमिका कहां पे है? 1916 में होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग की स्थापना में इनकी भूमिका रही है। किसके साथ मिलकर के? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है,
बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कब थी? 1925 कानपुर अधिवेशन में इन्होंने स्थापना किया, अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। किसने? सरोजिनी नायडू ने। ठीक है। आप जानते हैं कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक कवियत्री थी, रचनाएं लिखती थी। ठीक है। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? और भारत कोकिला, भारत कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये क्या थी? पहली बार कोई महिला राज्यपाल। क्या थी? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। और कहां की थी? उत्तर प्रदेश की थी। कहां की? उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है। और सरोजिनी नायडू की कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। आसफ अली, अरुआ आसफ अली, ये जो हैं, आप जानते हैं कि अरुआ आसफ अली ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख नेताओं के गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रह करके, उस समय युवा थी एकदम, भूमिगत रह करके इन्होंने इस आंदोलन का संचालन किया था। किस आंदोलन का? भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। किसने? अरुआ आसफ अली ने। ठीक है। अरुआ आसफ अली। और उषा मेहता क्या है? उषा मेहता भी एक रेडियो का संचालन इन्होंने किया था। 14 अगस्त 1942 को एक खुफिया रेडियो का संचालन इन्होंने किया। खुफिया कांग्रेस रेडियो इनके साथ जो है, जिनमें इनको जो योगदान किए, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन अन्य सहयोगियों में इनके थे, जिन्होंने इस देखिए 3 महीने तक जो है रेडियो का संचालन किया गया। और इस रेडियो संचालन की सबसे खास बात यह थी कि प्रत्येक दिन रेडियो की पोजीशन बदल दी जाती थी, जगह बदल दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज कहीं पकड़ न ले, इस कारण जो है रेडियो को हमेशा जो है बदल दिया जाता था। लेकिन फिर भी 3 दिन। और रेडियो पे क्या चलती थी? जो जैसे महात्मा गांधी हो गए और जो बड़े नेता थे, उनका संदेश सुनाया जाता था लोगों को, है ना, कि वो क्या कह रहे हैं या क्या उनका भाषण रहा है। इनके बारे में ये पूरी जो है, सबके बारे में हमने आपको बताया। आसफ अली के बारे में बताया। आसफ अली, अरुआ आसफ अली, हमने कहा अरुआ आसफ अली जिनसे इनका विवाह हुआ था, वो असफ अली थे। असफ अली जो कि भारत के रेल मंत्री भी थे। क्या थे? रेल मंत्री भी थे, है ना। और अरुआ आसफ अली। ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? राजेंद्र सिंह, सत्यभामा दास बिजू, एपीजे अब्दुल कलाम, ई श्रीधरन। देखिए, बाकी नाम तो शायद सुना नहीं लग रहा है, 3 नाम, एक ए और ए, लेकिन आपको एक सुना नाम लग रहा है।
एपीजे अब्दुल कलाम का। और उत्तर भी एपीजे अब्दुल कलाम की ही आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, है ना, जिसमें उनकी पूरी जीवनी है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन के बारे में बताया है, जन्म से लेकर के लगभग 1999 तक की जीवनी जो है उसमें है विंग्स ऑफ फायर में। तो ये किसकी किताब है? एपीजे अब्दुल कलाम की। तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसी में बताया है कि उनका जो है आए थे मतलब सिलेक्शन के लिए कानपुर में शायद आए थे, तो वहां पे उनका नहीं हुआ था, तो कैसे निराश हुए, फिर वहां से हरिद्वार गए, किसी सन्यासी से मिले और फिर उनकी प्रेरणा से, है ना, फिर आगे बढ़े और अंततः इनको जो है ये आपके जो है मिसाइल मैन है। क्या है? मिसाइल मैन। मिसाइल मैन है। और क्या रहे थे? राष्ट्रपति भी रहे थे, है कि नहीं? राजेंद्र सिंह एक प्रमुख पर्यावरणविद हैं। पर्यावरणविद, खासकर जल संरक्षण के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में ये ज्यादा काम किया है इन्होंने। और इनको जल संरक्षण के लिए 2015 में स्टॉकहोम जल संरक्षण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। जल संरक्षण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और इसे जो है पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है। पर्यावरण का नोबेल भी इस पुरस्कार को कहा जाता है ना। तो ये राजेंद्र सिंह है। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका हमने उत्तर बताया कि विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार था? श्याम शास्त्री, केजे यशुदास, त्यागराज, एस सुब्बलक्ष्मी। ये नाम है आपके सामने। श्याम शास्त्री, केजे यशुदास, त्यागराज या फिर एस सुब्बलक्ष्मी। इसमें से एक नाम आपको खूब अच्छे से मालूम होगा, केजे यशुदास, दक्षिण के एक प्रसिद्ध संगीतकार गायक हैं केजे यशुदास। लेकिन इसका उत्तर केजे यशुदास नहीं है, इसका उत्तर है एस सुब्बलक्ष्मी। एस सुब्बलक्ष्मी, इनको कहा जाता है गीतों की रानी। गीतों की रानी भी इनको कहा जाता है, गीतों की रानी। इनको 1974 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1998 में भारत रत्न पुरस्कार और 1975 में पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है। ये सारे पुरस्कार हैं। तो ये कौन है? एस सुब्बलक्ष्मी। और ये श्याम शास्त्री, त्यागराज, केजे यशुदास एक कर्नाटक संगीत से ही जुड़े हुए हैं। श्याम शास्त्री और त्यागराज ये भी दोनों बड़े संगीतकार थे। कर्नाटक संगीत के जनकों में से इनको कहा जाता है कि कर्नाटक संगीत में इनकी महती भूमिका रही है। और इनके बारे में, एस सुब्बलक्ष्मी के बारे में एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं क्या हूं, रानी के सामने मैं क्या हूं। मतलब इतना बड़ा नाम एम सुब्बलक्ष्मी। ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा है कि कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न, सबसे पहले अगर किसी संगीतकार ने भारत रत्न पाया है तो कौन है? एस सुब्बलक्ष्मी है। ठीक, चलिए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष में शुरू की गई थी 2004, 1997, 2010, 1990। इसका उत्तर है 1997। 1997 SJYR के नाम से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शहरी युवकों को रोजगार देने के लिए उनके
कार्य क्षमता के अनुसार, उनकी कुशलता के अनुसार रोजगार देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा। इसमें राज्यों और केंद्र का जो प्रतिनिधित्व है, केंद्र इसमें 75% योगदान करती है और राज्यों का योगदान कितना होता है, 25% का योगदान होता है। किसका, राज्यों का। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा 1997 में शुरू की गई एक योजना थी। ठीक, निम्नलिखित में से सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामान्य वित्तीय सेवा कौन सी है? क्रेडिट कार्ड जारी करना, कम आय वाले व्यक्तियों को उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए छोटे ऋण, आलीशान घरों के लिए बंधक ऋण, अधिक नेटवर्थ वाले व्यक्तियों के लिए निवेश सलाहकार सेवाएं। इनमें से कौन है? देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के बारे में बताया है। ठीक है, सूक्ष्म वित्त जो संस्थाएं हैं क्रेडिट कार्ड नहीं जारी करती हैं, बिल्कुल नहीं। क्रेडिट कार्ड बैंकों का काम है, या बैंक जिसको ऑथराइज करता है, ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है, ये नहीं, या कोई फाइनेंसर है उस प्रकार का तब। आलीशान घरों के लिए बंधक ऋण नहीं। अधिक नेटवर्थ वाले, जिनका नेटवर्थ अधिक है, उनको क्या, ये नहीं। बल्कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि कम आय वाले व्यक्तियों को उद्यमशीलता के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने वाली जो है सेवाएं होती हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह, है ना, और भी ऐसे कई हैं। ठीक, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? बी होगा। कम आय वाले व्यक्तियों को उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए छोटे ऋण प्रदान करना सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का काम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? देखिए, इस शब्द पे फोकस करना है कि नौगम्य पूछा है, ऐसे नहीं कि दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सा पूछा है, नौगम्य झील पूछा है। तो क्या है? सुपीरियर, कोमो, टिटिकाका या ह्यूरॉन? इसका उत्तर है टिटिकाका झील। कौन सा है? टिटिकाका झील। ये कहां पे है? पेरू और बोलेविया की सीमा पर है। बोलेविया, बोलेविया की सीमा पर है, पेरू और बोलेविया की सीमा पर यह टिटिकाका झील जो है पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 3810 मीटर है, 3810 मीटर है, और यह दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है और दक्षिण अफ्रीका में दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी? टिटिकाका झील। ठीक है, यह देखिए दो भागों में यह टूटी हुई है, दो भागों में। एक जल डमरू मध्य का काम करता है, एक बोलेविया और एक पेरू। ठीक है, बोलेविया और पेरू दोनों में है। बोलेविया में छोटा सा भाग है जिसे हुइनका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुइने मारिका, हुइने मारिका बोलते हैं, हुइने मारिका। ये भी छोटा सा झील ही है। कहां पे है ये? बोलेविया में छोटा हिस्सा, बोलेविया में। बड़ा हिस्सा कहां पे? पेरू में। और उसको क्या बोलते हैं? पेकेना बोलते हैं। पेकेना, क्या बोलते हैं उसको? पेकेना बोलते हैं। दोनों मिलकर के इस टिटिकाका झील का निर्माण करते हैं और दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। सुपीरियर आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पानी की झील कौन है? सुपीरियर झील है। और ये कहां है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ह्यूरॉन भी बड़ी झीलों में से है, ये भी कहां है? अमेरिका में। अमेरिका, देखिए ये महान झीलों में से ये दोनों झीलें हैं। आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका में 5 महान झीलें हैं, है ना। और वो कौन कौन सी है? देखिए, 2 तो यही है, एक सुपीरियर हो गई, एक ह्यूरॉन हो गई। तीसरी कौन सी है? ईरी। चौथी मिशिगन,
मिशिगन। और पांचवी कौन है? ओंटारियो। ओंटारियो, ओंटारियो। ठीक है, 3, 4, 5, एक और ये 2। ये 5 झीलों को मिला करके इन 5 झीलों को क्या बोला जाता है? महान झील बोला जाता है। ठीक है, ये पांचों झीलें उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम या फिर कथक। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इनका संबंध भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम से। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। ठीक है, भरतनाट्यम कहां का है? बताया था हमने पिछले वीडियो में, तमिलनाडु। तमिलनाडु आप जानबे करते हैं, तमिलनाडु। मणिपुरी, मणिपुर में मोहिनी अट्टम कहां पे? केरला में। और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मणिपुरी सविता बेन मेहता इसकी प्रमुख नृत्यांगना है ना। और सुनंदा नायर, सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम की। और कट्टीपुड़ी अम्मा आप जानबे करते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया है। मोहिनी अट्टम की कौन? सुनंदा नायर। और सितारा देवी, कौन? सितारा देवी कथक की, है ना। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज किससे जुड़े हुए हैं? एक कथक से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि बिरजू महाराज को कैसे जाना जाता है? बहुत बड़े नर्तक के रूप में बिरजू महाराज को जाना जाता है। और कई घुंघरू बधे होते हैं, लेकिन बिरजू महाराज जिस घुंघरू को चाहते हैं केवल उसको बजाते हैं। इतने बड़े नर्तक हैं वो, है ना। और वो किससे जुड़े हुए हैं? कथक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। ठीक है, कथक नृत्य शैली की महान हस्ती थी जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य साम्राज्ञी की महारानी के रूप में वर्णित किया। देखिए अभी हमने आपको बताया कि कथक की सबसे प्रमुख कौन है? सितारा देवी है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि भी इन्होंने दिया था सितारा देवी को। और मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है, भरतनाट्यम से। अभी आपने देखा रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये भी किससे है? पिछले प्रश्न में आपने देखा कि भरतनाट्यम से है। और मल्लिका साराभाई ये भी किससे हैं? भरतनाट्यम और कच्चीपुड़ी, ये दोनों से हैं। भरतनाट्यम और कच्चीपुड़ी दोनों से हैं। हालांकि इनमें सब में 2-3 नृत्य से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमने वही बताया जिनको उनको प्रमुख रूप से जिस नृत्य के लिए उनको जाना जाता है केवल हमने वही बताया। बाकी तो वो जुड़ी कई नृत्यों से हैं सभी लोग। ठीक, अक्टूबर 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? हेनले पासपोर्ट, ठीक है। अब हेनले पासपोर्ट क्या है? हेनले पासपोर्ट यह बताता है कि देश का वीजा और पासपोर्ट जो है, किसी भी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, वो बताता है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट। हेनले एंड पार्टनर्स एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। हेनले एंड पार्टनर्स एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो इसे जारी करती है। 2024 में हेनले पासपोर्ट जो जारी हुआ उसमें प्रथम स्थान सिंगापुर, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी
चौथा जापान। लेकिन यहां पूछा क्या गया है, भारत का स्थान पूछा गया है। 65, 72, 83 या 94, नहीं कोई नहीं है, चारों गलत है। 80वां स्थान था, 18 ये भारत का रैंकिंग जो था 18 था, 80 रैंक था भारत का। ठीक है, अब समझिए कि हम कितने, मोदी जी कहते हैं कि हम बड़े आगे निकल गए हैं। अब आप समझिए कि 195 देशों में 195 देशों की सूची जारी की गई थी, इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें हम 80वें स्थान पर हैं। तो कितने मजबूत हैं हम, है ना। तो जो है आप जनबे करते हैं। चपचार कूट राज्य का एक त्योहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलने के अवशेषों को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, नागालैंड या फिर मिजोरम। देखिए सबसे पहले तो हम आपको झूम बता दें कि झूम क्या है। झूम कृषि एक ऐसी कृषि की प्रणाली है जिसमें जंगल को पहले काटा जाता है, साफ किया जाता है, फिर उसके अवशेषों को जलाया जाता है और फिर उस पर खेती की जाती है। इसको एक और नाम से जानते हैं, कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। एनसीईआरटी में सेम शब्द है ये, एनसीईआरटी में कर्तन दहन। ठीक है ना, कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले जंगल को साफ करना, काटना उसको, फिर आग लगा देना, जल जाता है और यहां पे एक बार खेती कर ली जाती है जिस जमीन पे, फिर अगली बार दूसरे जगह पे उस जमीन को छोड़ दिया जाता है, फिर अगली बार दूसरे जगह पे जाकर के साफ किया जाता है, फिर वहां उसको जला करके कृषि योग्य भूमि बना करके खेती की जाती है। ठीक है, तो कर्तन दहन प्रणाली है। लेकिन यहां प्रश्न क्या है, चपचार कूट। चपचार कूट यह मिजोरम में किया जाता है। ठीक है, मार्च के दौरान यह मनाया जाता है और यह चपचार कूट मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, कहां पे? मिजोरम में मनाया जाता है। गालजी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियां किस नाम से जानी जाती है? पटलिका, क्रिस्टी, कुंड, पीठिका किस नाम से जानी जाती है गालजी उपकरण में? देखिए गालजी उपकरण में जो झिल्लियां होती हैं, है ना, तो वो आप जानते हैं कि गालजी उपकरण जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टर्न। सिस्टर्न, जो पतली झिल्ली होती है उसको सिस्टर्न या फिर कुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंड। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? सी हो गया। क्या हो गया? सी। देखिए कुंड तो है ही, यहां पे दिया ही गया है, लेकिन सिस्टर्न उसको बोलते हैं, सिस्टर्न, और उसी का मतलब होता है कुंड। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। देखिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं कि 51A, ठीक है, भाग 4A में, भाग 4A और कौन सा 51A में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। ठीक, और 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य आए। ठीक, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुसार की सिफारिशों पे कह सकते हैं। लेकिन 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन
2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि हर माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो कम से कम 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा का अवसर जरूर प्रदान करेंगे। तो ये कौन सा उम्र है? 6 से 14 वर्ष। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आप देख लिए। तो ये उत्तर इसका कौन सा हो गया? 6 से 14 वर्ष। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? सबसे कम पूछा है, सबसे अधिक तो दिल्ली है सबसे अधिक, और सबसे कम कहां पे है? लक्षद्वीप में है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जो वृद्धि दर हुई है जनसंख्या की, वो कहां पे है? केंद्र शासित प्रदेशों में वो लक्षद्वीप है। ठीक है, राठवा जो राज्य के निवासी हैं, नवासी नहीं है, निवासी होना चाहिए, के निवासी हैं, होली रंगों का त्योहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो राठवा कहां से जुड़े हुए हैं? राठवा राठवा गुजरात से जुड़े हुए हैं, गुजरात के निवासी हैं। ठीक है, अब इनकी संख्या थोड़ी कम है, कुछ ही जिलों में पाया जाता है, जैसे बड़ोदरा जैसे जिला में सबसे ज्यादा इनकी संख्या है राठवा की। ठीक है, तो राठवा कहां के हैं? गुजरात के, गुजरात के निवासी हैं, जो होली पर रंगों का त्योहार के अवसर पे राठवा नृत्य करते हैं। एक प्रकार का नृत्य है राठवा, ठीक है, जिसको वो लोग करते हैं। तो ये कहां के हैं? गुजरात। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? केन्या, जिम्बाब्वे, कैमरून या अंगोला? देखिए, अफ्रीका तो ये सारे अफ्रीकी देश हैं, लेकिन इसका आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में की गई थी। कहां पे? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में इसका आयोजन किया गया था। इसका जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का जो आयोजन था वो जिम्बाब्वे में किया गया था, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में। छोटा सा एकदम देश है जिम्बाब्वे, अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका है उसी के एकदम सटा हुआ है, बीच, बल्कि बीच में ही कह लीजिए एकदम है, और वहां पे किया गया इसका आयोजन। उसकी राजधानी कहां पे है? हरारे में। ठीक है, बांग्लादेश ने किस देश को हराकर एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? देखिए, पहली बात तो एसएएफएफ महिला जो एशियाई संघ के देश हैं उनमें जो है आयोजन हुआ था, और इसका आयोजन कहां पे हुआ? नेपाल, नेपाल के काठमांडू में इसका आयोजन किया गया एसएएफएफ की। भारत के हालांकि शानदार शुरुआत थी, भारत की शुरुआत जो है बहुत शानदार थी। पाकिस्तान को, वैसे भी पाकिस्तान को तो हम लोग हमेशा मार ही देते हैं, पटक ही देते हैं, 5-2 से हराया था, और शुरुआत तो बहुत अच्छी थी। लेकिन खिताब जो है बांग्लादेश जीता अंत में जाकर के, बांग्लादेश। और बांग्लादेश ये विजेता था, तो रनर अप कौन था? उपविजेता कौन था? नेपाल। नेपाल को हरा करके बांग्लादेश ने इस खिताब को जीता, और बांग्लादेश ने यह खिताब दूसरी बार जीता। ठीक है, और इस एसएएफएफ का जो आयोजन है ये 7वां संस्करण था, इसका 7वां संस्करण था। ठीक है, 7वां संस्करण था। तो बांग्लादेश ने नेपाल को हरा करके एसएएफएफ आवाज जीता। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल या असम? आप जानते हैं कि काजीरंगा असम में स्थित है, और काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है, एक सींग के गैंडे के लिए। ठीक है, जिनकी संख्या कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एक सींग का गैंडा ही पाया जाता है। यहां पर चीता, बाघ, हाथी जैसे अन्य जीव भी पाए जाते हैं। तो इसका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? असम में है। ठीक है, असम में काजीरंगा।
आर्क्स एक्ट और वर्नाक्यूलर, हाँ यहां ठीक लिखा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्यों पारित किए गए थे? भारतीय अखबारों जो भारतीय भाषाओं में छपते थे, अखबारों पर नियंत्रण के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्क्स एक्ट को पारित किया गया था। उस समय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। सॉरी लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड लिटन लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। और कब किया था? 1878 में किया था। कब किया था? 1878 में लॉर्ड रिपन ने भारतीय अखबारों को, क्योंकि जानते हैं भारतीय अखबार अब अंग्रेजों के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया था, तो ये लोग क्या चाहते थे कि हमारा नियंत्रण एकदम स्थापित हो जाए। उस नियंत्रण को स्थापित करने के लिए एक ऐसा कानून लेकर आए जिससे भारतीय अखबारों को चलना मुश्किल हो गया, है ना। ये कब पारित हुआ? 1878 में पारित हुआ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? देखिए यहां पर जो शब्द लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, ये तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक साथ रह सकता है। ठीक है, राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, वो एक साथ ही रह सकता है वो। ठीक है, फिलहाल देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए, तो 153 में कहा गया है, अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? सी, अनुच्छेद 153। अब अनुच्छेद 156 157 क्या कहता है? देखिए 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका प्रावधान है। और 156 में इनकी पदावधि की बात है, पदावधि कितने समय तक के कार्यकाल इनका कितना होगा, ठीक है, उसकी बात कही गई है। और 157 में राज्यपाल के लिए अर्हताएं क्या होंगी? राज्यपाल की अर्हताएं हैं इसमें 157 में। इसका उत्तर कौन सा है? अनुच्छेद 153 कहता है कि भारत में के प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। ठीक है, अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार खिलजी। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास के बारे में जानते हैं तो आपको ये जो तीनों दो नाम आप देख रहे हैं, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन तुगलक, के दोनों शासक हैं, कोई सूफी संत नहीं है। बख्तियार खिलजी लुटेरा है, कोई संत नहीं है। तो इसमें कौन बचता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस लिए जाना जाता है? वो सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्हें डायरेक्टली जो मोहम्मद साहब थे उनका पैगंबर भी माना जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, तो कहां पे जो सूफी संत है, जो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। और बख्तियार खिलजी, आप जानते हैं कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में जो आग लगाने का काम है वो बख्तियार खिलजी ही किया है। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन, टकसाल नोटों जारी करना, फिर चीन विजय की सोचना लेकिन सब में विफल होना, ये मोहम्मद बिन तुगलक है। और मोहम्मद गौरी तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध
1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर, पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, है ना, मोहम्मद गोरी। ठीक, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड हम लोगों की वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी चैनल को कर दें, और कमेंट करके यह बताएं कि आप कितने लोग जुड़ करके हम लोगों से एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है।